Welcome back, my dear students. Today we want to prove that electromagnetic waves are transverse in nature. Transverse मतलब समझते हैं? देखिए जो वेव्स हैं उनको हम लोगों ने टू कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। पहले आप जान लो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं। इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, देन द वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। मतलब अगर एक्स एक्सिस में वेव जा रही है और उसी डायरेक्शन में पार्टिकल के मतलब जो मीडियम के पार्टिकल वो भी वाइब्रेट करें, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप ऐसे स्ट्रेच के लिए छोड़ दीजिए तो जो वाइब्रेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस है। तो जब डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे साउंड है लॉन्गिट्यूडनल है। ट्रांसवर्स में क्या होता है, मीडियम पार्टिकल्स आर वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जैसे तालाब में आप ईटा फेंकिए, पत्थर फेंकिए, तो जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम यानी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अप एंड डाउन मूव करते हैं, जबकि डिस्टर्बेंस धीरे धीरे देखिए तालाब के किनारे की तरफ जा रहा होता है। तो प्रोपगेशन ऑफ वेव या प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस एक्स एक्सिस में हुआ या हॉरिजॉन्टल हुआ, जबकि मीडियम पार्टिकल कैसे होते हैं, वर्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो या रस्सी को बांध दीजिए एक सिरे पे, ऐसे ऐसे घुमाइए तो इस तरह वाइब्रेशन होता है। ये सब ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस हैं। बट हम यहां पर प्रूव करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी ट्रांसवर्स नेचर की है। इसको समझने के लिए कैसे प्रूविंग करेंगे इस पे बात करता हूं मैं। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग तो डाल ही लीजिए, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने यहां पर 3 एक्सिस ले लिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैंने पहले से कंसीडर कर लिया जो एक्स एक्सिस है ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव या डिस्टर्बेंस। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव भी कह सकते हो या आप डिस्टर्बेंस भी कह सकते हो। इसकी डायरेक्शन में वेव जा रही है। हमें ये प्रूव करना है कि ट्रांसवर्स नेचर की है। यहां पर 3 चीजें होती हैं, एक वेलोसिटी होती है, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है और एक मैग्नेटिक वेक्टर होता है, ई, बी और वी। हमें अगर किसी तरह हम ये प्रूव कर लें, देखो ई, बी और वी 3 वेक्टर क्वांटिटी यहां आपके पास, वेलोसिटी भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, ई भी वेक्टर है। अगर हम ये प्रूव करने में सक्सेस हो जाएं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में बी नहीं जाता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन में ई नहीं जाता है, तो मतलब वेलोसिटी सिंगल डायरेक्शन में जा रही होती किसी एक में, तो हम कह देंगे ट्रांसवर्स नेचर है। अगर एक्स में वी जा रही तो बी और ई कहीं वाई या जेड में होंगी, तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे कि नहीं बताओ, वाइब्रेशंस डायरेक्शन के साथ, प्रोपगेशन की डायरेक्शन के साथ। यानी ई और बी अगर वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर हो जाए, प्रूव हो जाए, तो हम कह देंगे इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। यानी हम जो प्रूव करने वाले हैं एक्चुअल में, पहले मैं उसकी बात लिख देता हूं, हम निकालेंगे क्या, रिजल्ट क्या फाइंड करेंगे। टू शो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव, we prove that no propagation of electric vector E and magnetic vector B along direction of propagation of wave V। मतलब हम ये प्रूफ कर दे रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में V जा रहा है उस तरफ E और B नहीं जा रहे हैं, बस ये प्रूफ करना चाहता हूं मैं। तो सुनिए, ये तो रिजल्ट मैंने पहले लिखा कि हम डिटरमाइन क्या करेंगे। अब कैसे ये बात प्रूफ होगी उस पर बात करता हूं। तो सुनिए, हमने एक एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाली, देखो जाना नहीं है एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन मैंने लेट कर लिया उल्टा। कभी कभी प्रूविंग हम लोग अपोजिट सेंस में करते हैं। हमें प्रूव यही करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपगेशन एक्स पे नहीं है, लेकिन हम लेट कर ले
और हमारी लेट की हुई बात गलत साबित हो जाए, तो ये बात प्रूव होगी कि उधर नहीं जा रहा है। तो हमने लेट किया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस पे काम कर रही है। तो देखिए जरा, एक पैरेललोपाइड बनाया मैंने पैरेललोग्राम से। इसके टू फेस आपको दिख रहे हैं, ABCD दिख रहा है सामने, EFGH दिख रहा है सामने। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया EX इस फेस पे है, इस फेस का इलेक्ट्रिक क्या लिया हमने, EX, और यहां तक बदलते बदलते कुछ नई वैल्यू आ गई होगी, उसको लेट कर लिया हमने EX डैश। देखो आपके सामने, इस पर जो एरिया वेक्टर बनेगा इस फेस का, उससे हमने DA नाम दिया। एरिया तो सेम होगा, पैरेललोग्राम से बना कि नहीं बना है। एरिया वेक्टर हमेशा ध्यान रखना सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और आउटसाइड होता है। तो एरिया वेक्टर उधर को बनेगा, इस फेस में, इस फेस में उस तरफ बन जाएगा, राइट साइड को DA DA। इतना समझ में आ रही होगी बात, एरिया वेक्टर। अब हम बात करते हैं आगे के हिस्से पे। देखो एक बात सुनो, हमने यहां लेट किया, ये तो केवल एम लिखा मैंने। अब हम प्रूविंग स्टार्ट करेंगे, तो हम कहेंगे लेट देयर आर नो चार्ज इनसाइड पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड समझते हो ना तुम लोग? पैरेललोपाइड के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, बाहर ही कहीं फील्ड होगी। अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, देखो, तो इसका मतलब हुआ कि नेट फ्लक्स जो आउटकम होगा वो कितना होगा, 0। जब चार्ज नहीं होता किसी क्लोज सरफेस के अंदर, तो नेट फ्लक्स कितना होता है, क्यों होता है 0? गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, इनक्लोज्ड चार्ज, देयर इज नो चार्ज इनक्लोजेस, तो Q 0, तो फाई 0। तो हम कहेंगे, देखो पहली बात तो लिख दिया, देयर आर नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज, जो भी कह दो, इनसाइड द पैरेललोपाइड। हेंस नेट फ्लक्स विल बी 0। मतलब फ्लक्स का फार्मूला वैसे हम लोग E.dA से भी तो निकालते हो, बताओ भाई जी। और पैरेललोपाइड के कितने सरफेस हैं, जरा ये भी देख लो, कितने फेसेस हैं। अच्छा एक काम किया करो, जब भी आप थ्योरी ऐसे कोई डिस्कशन लिखा करो, प्रूविंग वगैरह, तो थोड़ा लेट कर लिया करो। जैसे हमने यहाँ लेट नहीं किया, मैं पहले लेट करना भी बता दूं आपको। जैसे हम कहेंगे लेट x y z इज अ कार्टेशियन सिस्टम। मतलब थोड़ी लैंग्वेज लिखना अच्छा लगता है देखने में। XYZ एक कार्टेशियन सिस्टम है। XYZ तो जानते हो ना, कार्टेशियन सुना कि नहीं सुना आपने? XYZ को कार्टेशियन कहते हैं, R थीटा को पोलर कहते हैं, R थीटा Z को सिलिंड्रिकल कहते हैं, R थीटा फाई को स्फेरिकल कहते हैं। ये तुम लोगों ने सुने नहीं सुने सिस्टम्स? देखो इनको रेफरेंस प्लेन बोलते हैं। मैं आपको नाम बता दूं, XYZ का नाम क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। R थीटा का नाम क्या है, पोलर सिस्टम। R थीटा Z हो जाए सिलिंड्रिकल सिस्टम, और R थीटा फाई हो जाए तो स्फेरिकल सिस्टम। ये आपस में एक दूसरे से रिलेट होते हैं, लेकिन वो आगे फर्दर डिस्कशन का बात है। मैं थोड़े पढ़ा रहे हैं, अपनी बात पे वापस आते हैं। तो मैं यहाँ ये बात कह रहा था कि XYZ कोई कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें हम कहीं ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं EM वेव पर। उसके लिए मैंने एक EFGH और ABCD करके एक पैरेललोपाइड बना दिया। So we make a parallelopipe A B C D E F G H बस। Faces A B C D and E F G H are in YZ प्लेन। किस प्लेन में लिए इन लोगों को हमने? YZ प्लेन पे लिए। X पे परपेंडिकुलर है, YZ प्लेन के पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। इतनी थोड़ी लैंग्वेज लिख दिया करो। खैर उसके भी कोई इतना मतलब मेन मुद्दे पे हम फिर वापस आते हैं। मैं कह रहा था कि अगर इस पैरेललोपाइड के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को।
अच्छा, अगर नेट फ्लक्स 0 है और एरिया से निकालते हो, वॉल्यूम से थोड़ा निकालते हो, फ्लक्स किससे निकालते हो? तो एक पैरेलल पाइप में या क्यूब में या क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? 6 फेस। 6 फेस तुम्हें अलग अलग सिंप्लीफाई करने होंगे। जरा मैं 6 फेस के नाम यहां दिखा देना चाहता हूं। देखो, एक फेस ABCD, एक फेस EFGH, एक फेस ADHE, देखो दिख रहा है, एक फेस BCGF, एक फेस BFEA, देखो ऐसे टोटल 6 फेस हैं। तो 6 फेस के नाम आप लोग के पास डायग्राम अगर बन गया हो तो आप लिखो, मैं ऐसे अंदाज चुपके लिख दे रहा हूं। 6 फेस में बनाने टोटल। जैसे ABCD पहला फेस क्या था? ABCD सफिक्स डालते जाओगे पता चल जाएगा किस फेस की बात हो रही। प्लस सभी का फ्लक्स निकाल के नेट 0 होना चाहिए, प्लस EFGH, देखो आमने सामने के हमने पहले लिख लिए, E डॉट, ये टोटल 6 बनाने तुम्हें। प्लस अब देखो कौन कौन से हैं, और 2 उठाते हैं कोई। जैसे देखो ABEF एक है, ABEF लिख दो इसी में प्लस करके, ABEF, E डॉट DA, प्लस अगला उठाओ जरा भैया लोगों, ABEF के अपोजिट वाला, इस तरफ से उस तरफ चले जाओ, CDGH, CDGH अपोजिट अपोजिट वाले लिख लो, आसान रहेगा ढूंढने में। CDGH E डॉट DA, प्लस इसके बाद देखो CDGH के बाद आ जाओ, देखो CBFG, CBFG, चलो भाई CBFG, प्लस एक और बचा हमारा 6 में से, तो इसके जस्ट नीचे वाला ले लो। देखो CBFG वाला ले लिया हमने, अब इसके जस्ट नीचे ADHE, ADHE ले लो, ADHE। ध्यान से देखना, इतने पॉसिबल फेसेस हैं, टोटल 6 फेस बनते हैं। ये सब मिला करके 0 हो गया पहली पॉइंट। इसमें कोई डाउट किसी को? अब सुनो, E डॉट A है ना, जहां जहां 90 डिग्री होगा डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा बनाता है। अगर E और एरिया वेक्टर 90 बनेगा तो फ्लक्स या कॉस 90 0 होता है, वो हिस्सा पूरा अपने आप 0 हो जाएगा कि नहीं बताओ? तो यहां पर ध्यान देना, जरा डायग्राम को बार बार यूज कर रहा हूं मैं जिससे आपको इजीली समझ में आए बात। देखो ये वाला जेड एक्सिस के पैरेलल है, कौन सा है? ABCD और EFGH, दोनों ऐसे आमने सामने है कि नहीं? इनके एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में देखो x में है कि नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी x में लेट किया मैंने, तो यहां तो पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, यानी 0 या 180 बनेगा। अदरवाइज किसी फेस पे देखो, जैसे ही ऊपर वाला फेस है, इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड बनेगा और E इस तरफ है। अदर 4 फेस ध्यान से समझना, अदर 4 फेस, जैसे ये वाला फेस का बाहर, इसके बैक वाले का उस तरफ बाहर, इसके वाले का ऊपर, इससे नीचे वाले का नीचे, ये सब एक्स एक्सिस पे 90 बना रहे हैं, तो इनका सब का फ्लक्स अपने आप 0 होगा क्योंकि कॉस 90 है। सिर्फ ये फेस और ये फेस आपके पास रिमेनिंग बचेगा कॉस 90 की वजह से, और यहां पैरेलल हो जाएंगे। तो देखो यही 2 फेस बचेंगे खाली हमारे पास। कौन बचेगा? ABCD, E डॉट DA की जगह EDA कॉस 0 ले लो इसमें। ABCD जरा देखना, एक मिनट, कॉस एंगल कितना बनेगा? ABCD का एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड किधर जा रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो 180 हुआ। यहां कॉस कितना आएगा? 180, यहां 0 आएगा। देखो एक्स एक्सिस में E जा रहा है और DA भी एक्स एक्सिस में है, तो ये बनेगा तुम्हारा। तो देखिए ये 2 फेस तो बचेंगे, एक 0 और 180, बाद बाकी सब 90 होने की वजह से सबका नेट सब क्या बनता चला जाएगा? 0 0, जिनमें कॉस 90 होगा। तो यहां पर एक वैल्यू आएगी माइनस में। अच्छा, E की वैल्यू जब रखोगे एक जगह EX पुट कर दोगे, दूसरी जगह EX डैश। 2 फेस लिए थे हमने, तो एक जगह पे आप सफिक्स में x लगा दो, एक जगह पर x डैश कर दो। ये समझ गए रीजन?
भाई पहले फेज पे ई एक्स सेलेक्ट किया और दूसरे फेज तक जाते जाते वैल्यू कुछ चेंज हो गई, ऐसा सपोज किया, तो उसको ई एक्स डैश कह दिया। तो कुल मिलाकर ई एक्स देखो यहां वाला और माइनस का ई एक्स डैश, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जीरो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, बताओ ये कब पॉसिबल। अच्छा एक माइनस एक प्लस है, सॉरी ये वाला माइनस में रहेगा, 180 की वजह से हमने इसको क्या किया है, निगेटिव cos 180, और ये जीरो है मतलब 1। तो देखो माइनस ई एक्स प्लस ई एक्स डैश, या इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ई एक्स डैश माइनस ई एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज या चांसेस, कुछ भी कहता हूं, कौन सी दो पॉसिबिलिटी सुनो। पहली बात, दो नंबर का सबट्रैक्शन 0 आ रहा है, तो या तो दोनों इक्वल होंगे तब 0 आ रहा है, या दोनों सेपरेटली 0 हो पहले से तब 0 आएगा। देखो दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं, तो हम कहेंगे दो पॉसिबिलिटीज, पहला तो एक बना रिजल्ट ई एक्स डैश इज इक्वल टू ई एक्स, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी, ई एक्स डैश भी 0 और ई एक्स भी 0। देखो भाई जी समझना इस बात को, सब अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है यहां पर, ई एक्स डैश भी 0 और ई एक्स भी 0। देखो दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, या तो ये दोनों आपस में इक्वल थे तो रिजल्ट 0 आया था, या फिर दोनों अलग अलग 0 थे तो 0 आया। क्लियर बात। अच्छा एक बात समझना, अगर दोनों ही 0 हैं, बोलो ध्यान देना, तो चांस तो 0 बनने का ही। अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं पहले वाले को, इसका मतलब है कि पहले फेज से एबीसीडी से लेकर ईएफ जीएस तक फील्ड नहीं चेंज हो रहा, यही तो मतलब हुआ। ये शो करता है स्टैटिक फील्ड को, किसको, दिस शोज स्टैटिक फील्ड, यानी फील्ड प्रोपगेट नहीं हो रही है। अगर प्रोपगेशन ही नहीं होगा तो क्या वेव पॉसिबल है, तो यानी वेव पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये चांस फेवर में नहीं है, हमारे वेव के फेवर में ये चांस नहीं है। तो हम कह रहे हैं दिस शोज स्टैटिक फील्ड, नो प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी एक चांस ये जब वेव प्रोपगेट ही ना करे, नो प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी वेव ट्रेवल ही नहीं कर रही है। जब ट्रेवल नहीं करेगी तो उसको वेव कहोगे क्या, मटेरियल हुआ वो सीधा सीधा, वेव है तो प्रोपगेशन तो होगा ही, यानी इस वाले को हम लेंगे नहीं। अब दूसरा चांस बना हमारे पास लेने का, सेकेंड पॉइंट, और ई एक्स डैश भी 0 और ई एक्स भी 0, ध्यान देना भैया लोगों, ई एक्स भी 0 और ई एक्स डैश भी 0। एक चांस ये है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गया ही नहीं, 0 ने मतलब क्या है, डज नॉट प्रेजेंट। एक्स डायरेक्शन किसकी थी वैसे, प्रोपागेशन ऑफ वेव की, कैसी थी, वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। यही तो हम प्रूव करना चाहते थे कि हम किसी तरह ये प्रूव कर दें कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वेव जिस डायरेक्शन में जा रही, प्रोपगेट हो रही, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर नहीं प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब कहां प्रेजेंट होंगे, उससे परपेंडिकुलर में प्रेजेंट होंगे, दूसरे एक्सिस पे कहीं, और ट्रांसवर्स नेचर प्रूव होगा। तो हम कह सकते हैं दिस शोज दैट, देखो सेकंड पोजीशन, दिस शोज दैट नो इलेक्ट्रिक वेक्टर along एक्स एक्सिस। देखो भैया यही तो मतलब हुआ, और ये किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, which is direction of propagation of wave, यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो मिल रही है, वेव तो जा रही है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर x की तरफ नहीं है, तो या तो y में होगा या z में होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है परपेंडिकुलर होना ही तो ट्रांसवर्स होता है। तो दैट इज करके लिख सकते हो आप, दैट इज E इज परपेंडिकुलर टू V। पहली बात ये प्रूव हुई। लेकिन अगर कोई बच्चा कहते सर चलो E तो नहीं, कहो B हो उस डायरेक्शन में,
कोई बच्चा भी तो कह सकता है कि बी उस डायरेक्शन में हो, तब तो हम इसे ही प्रूव कर सकते हैं। देखो हम आगे लिख रहे हैं सिमिलरली, यही पूरा प्रोसेस रिपीट करके, सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी। क्यों? जहां EX लिया था वहां BX लो, जहां EX डैश लिया था वहां BX डैश लो, फिर नेट फ्लक्स जीरो का हो, मैग्नेटिक फ्लक्स इस बार कौन सा फ्लक्स होगा? बी लोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, फिर यही प्रोसीजर अप्लाई करो, फिर प्रूव हो जाएगा BX इज जीरो एंड BX डैश इज जीरो, मतलब B भी X पे नहीं प्रेजेंट होगा। इसलिए पूरी प्रूविंग लिखनी नहीं है आपको, बाद में सिर्फ यहां लिखना सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव फॉर द B, हेंस E and B both are perpendicular to propagation of wave। तो हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंच गए कि जो EM वेव होती है वो कैसे नेचर की होती है। फाइनली वी कैन से दैट EM वेव इज ट्रांसवर्स इस नेचर। फाइनली वी कैन से दैट EM wave is transverse in nature। प्रूव कर लो भाई और नोट कर लो।